हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। जैसा आपने देखा कि हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में कई सारे टॉपिक को कवर किया है, जैसे कि पर्वत हो गए, दर्रे हो गए, ठीक है, पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है, इन सबको कवर किया है। तो उसी के क्रम में जो अगला हमारा ये टॉपिक होगा वो होगा उत्तर भारत में जो विशाल मैदान है, यानी जो प्लेन एरियाज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप खादर, बांगर और जैसे कई सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि उत्तर भारत में जो आपका क्या है विशाल मैदान है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, उत्तर भारत में विशाल मैदान। टॉपिक हमारा होगा कि उत्तर भारत में विशाल मैदान। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्या है टॉपिक है, उत्तर भारत में जो आपका विशाल मैदान है, इसके बारे में पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो मैदानी एरिया होते हैं, प्लेन एरिया होते हैं, ये इनका निर्माण कैसे होता है। वैसे देखेंगे उत्तर भारत में जो आपकी खासकर 3 नदियां हैं, जैसे सिंधु हो गई, वैसे गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र नदियां हो गई, तो इनसे जो निर्मित मैदान है वो सबसे बड़ा मैदान है उत्तर भारत में। इन नदियों द्वारा या इनके सहायक नदियों द्वारा जो भी निर्मित एरिया है, या कैसे इनके जो निक्षेप होते हैं, जो अवसाद होते हैं, इन अवसादों को जमा करने से क्या हुआ है, आपका प्लेन एरिया बना हुआ है। वैसे आप देखेंगे उत्तर भारत में जो विशाल मैदान है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, इनको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, जो उत्तर भारत में जो विशाल मैदान है, इनमें आप देखेंगे इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो हम कहेंगे जो इसकी निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण में हम बता सकते हैं कि उत्तर भारत में सिंधु, गंगा, सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों व इनके सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण मतलब होता है जमाव, डिपॉजिट। ठीक है, जमाव, तो निक्षेपण से। ठीक है, यानी कि जो आपकी सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और इनकी जो सहायक नदियां हैं, तो इनकी नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया है वो आप देखेंगे जो शिवालिक के जो गिरिपथ वाले एरिया हैं वहाँ पे इनको क्या किया गया है, डिपॉजिट कर दिया गया है। तो इससे क्या हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का क्या हुआ है, मैदानी एरिया विकसित हो गया है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो उत्तर भारत में जो विशाल मैदान है, इसकी लंबाई कितनी है। अगर लंबाई को हम लोग देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो हो जाती है टोटल 3200 किलोमीटर। टोटल 3200 किलोमीटर जो आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, तो कहेंगे कि ये पश्चिम में ये कहाँ से होगा, तो सिंधु नदी से लेकर सिंधु नदी से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक। कहाँ तक होगा, तो बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे कि अगर चौड़ाई की हम लोग बात करते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो ये चौड़ाई जो होगी वो 150 से लेकर कितना 300 किलोमीटर तक। यानी कि जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी एरिया है, इसका कह सकते हैं चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी कितनी, 150 से लेकर
300 किलोमीटर तक होगा, और लंबाई कितनी होगी तो 3200 किलोमीटर, जो कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक होगा। और इसकी अगर हम बात करें कि औसतन ऊंचाई कितनी होगा, यानी कह सकते हैं कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होगी, तो औसत ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 50 मीटर से लेकर 150 मीटर तक, ठीक है, 150 मीटर तक। यानी कि जितना आप नीचे मतलब निम्न गंगा मैदान में जाएंगे उतनी ही इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, और जितना आप दूर जाएंगे उतना ही इसकी हाइट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इतना हाइट इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो इसके अलावा एक चीज़ आपको और भी समझना है कि जैसे कि अगर ये सवाल हो कि भारत के कितने % भाग पर मैदानी भाग है, तो ये ध्यान रखना कि भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो ये कितने एरिया पे क्या चीज़ है। तो अगर आ जाए कि मैदानी एरिया कितने % भाग पर है, पर्वतीय भाग कितने पास है, पठारी भाग कितने पे हैं, तो देखिए एक तो आपका हो जाएगा, अगर माना जाए कि ये मैदानी एरिया मैदानी भाग कितने हैं, इसके अलावा देखेंगे पर्वतीय भाग कितना है, पर्वतीय भाग कितना है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो पठारीय भाग कितना है, पठारीय भाग, जो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना, तो लगभग 43%, ठीक है, कितना बताएंगे तो 43%, 43%, यानी कि भारत के 43% हिस्से पर क्या है, तो मैदानी एरिया है, यानी कि समतल भाग है, यानी प्लेन एरिया है। और पर्वतीय भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा लगभग 30%, क्या हो जाएगा, लगभग 30%, ठीक है। ये सब क्या है, ये लगभग में है, ये 43% हो गया, ये 30% हो गया, और जो पठारी भाग है भारत के कुल क्षेत्रफल का देखा जाएगा तो ये कितना है, तो लगभग 27%, ठीक है, क्या है, लगभग 27%। तो इनको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये सब लगभग में, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % एरिया पठारी भाग कवर करता है, तो पठारी भाग को कितना कवर करेगा, तो बताएंगे 27%, पर्वतीय भाग कितना कवर करेगा, तो बताएंगे 30%, और मैदानी भाग कितना करेगा, तो 43%। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि भारत के कुल एरिया पे सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है, तो मैदानी भाग का है, किसका है, तो मैदानी भाग का है, उसके अलावा पर्वतीय भाग का है, और फिर क्या है, पठारी भाग का पूरा हिस्सा देखा जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर पूरा एरिया कवर होता है भारत में, तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, अब जो आपका ये हम लोग कह सकते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको क्या करेंगे, 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। तो ये 2 भाग कौन से होंगे, तो एक भाग तो हम लोग कह सकते हैं, एक भाग जो आपका होगा इससे कहेंगे हम लोग उच्चावच या भौतिक लक्षण के आधार पर, यानी कि संरचना के आधार पर, ठीक है, क्या होगा, संरचना के आधार पर। और जो दूसरा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, ठीक है, आधार पर।
तो इनकी संख्या कितनी होगी, तो 4 भागों में बांट लेंगे। और इसमें कितना भाग लेंगे, तो इसमें हम लोग 5 भागों में बांट लेंगे। तो फिर ये 5 भाग कौन कौन से हैं, देखो ये 5 भाग की बात करते हैं। तो पहला हो जाएगा कौन सा, भाबर क्षेत्र। तो हालांकि इसे इंग्लिश में भाबर ही कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में भाबरी क्षेत्र कहेंगे। सेकंड हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र। थर्ड हो जाएगा आपका बांगर। फोर्थ हो जाएगा खादर क्षेत्र। और पांचवा हो जाएगा डेल्टा क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको हमने 2 भागों में बांट लिया है, एक उच्चावच या भौतिक लक्षण के आधार पर, दूसरा है प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। तो जो भौतिक लक्षण है इनके आधार पर कितने 5 भागों में बांटा है, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा क्षेत्र। और अगर पूछा जाता है यहाँ पर कि प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो ये बांटा है हमने 4 भागों में बांटा है। तो किन किन भागों में बांटा है, तो पहला है आपका है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना प्रादेशिक विभाजन, यानी कि प्रदेश के हिसाब से, यानी किस प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके हिसाब से, ठीक है। तो पंजाब का मैदान हो गया। इसके अलावा राजस्थान का मैदान हो गया, राजस्थान का मैदान हो गया। और तीसरा हो गया आपका गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। अच्छा, जो गंगा का मैदान है इसको भी हम लोग क्या करते हैं 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग होंगे, जैसे कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो अभी इसको यहीं पे देखते हैं, जब इसको आगे पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। फिर आपका है ब्रह्मपुत्र या फिर हम लोग कहते हैं असम का मैदान, ठीक है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है मैदानी भाग उसके बारे में। और असम मैदान का इसलिए कहते हैं क्योंकि असम वाले क्षेत्र में इसका विस्तार क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसे असम का मैदान भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिए कि कौन सा हमने विभाजन भौतिक लक्षणों के आधार पर किया है और कौन सा प्रादेशिक विभाजन किया है, ठीक है। कौन सा प्रादेशिक विभाजन हमने किया है, ठीक है। और अब हम लोग सबसे पहले इस वाले भाग को पढ़ेंगे, यानी कि उच्चावच या फिर भौतिक लक्षण के आधार पर पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें, उच्चावच या भौतिक लक्षण के आधार पर पढ़ना है। एक एक पढ़ना है, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर, खादर, डेल्टा, इन सबको पढ़ना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डालेंगे, वो होगा क्या आपका भाबर क्षेत्र। क्या होगा, भाबर क्षेत्र हो जाएगा, भाबर क्षेत्र हो जाएगा। तो भाबर क्षेत्र के बारे में पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम रूप से देख लेते हैं। जैसे आपने हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके से एरिया क्या था आपका, एक बृहद हिमालय था, फिर इसके बाद में ये मध्य हिमालय था, फिर ये क्या था, शिवालिक था, ठीक है। क्या था आपका, शिवालिक था। कुछ ऐसे ही हमने पढ़ा था। इस तरीके से तो हमने कहा कि ये क्या है आपका ग्रेट हिमालय है, ये मध्य हिमालय था और ये क्या था, शिवालिक हिमालय था, ठीक है। ये शिवालिक हिमालय था, ये क्या हो गया आपका, शिवालिक हिमालय हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो शिवालिक हिमालय है इसके जो गिरिपद वाले एरिया हैं, गिरिपद का मतलब हो गया, गिरि मतलब हो गया पर्वत, गिर का मतलब क्या हो गया, पर्वत, ठीक है। गिर का मतलब क्या हो गया, पर्वत, और पद मतलब हो गया पैर यानी कि चरण, ठीक है। तो जो शिवालिक हिमालय है उसके गिरपद वाले एरिया में, ठीक है, गिरपद वाले एरिया में ढाल क्या रहता है, थोड़ा तीव्र रहता है। ढाल क्या होगा, तीव्र होगा। तो जब ढाल तीव्र होगा तो नदियाँ क्या करती हैं, जब ये पहाड़ी एरिया से निकलती हैं तो क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा होगी तो वो अपने साथ में बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ में वो बहाकर लाती हैं।
और जैसे जैसे ढाल कम होगा वैसे वैसे क्या होगा कि नदियाँ अपने साथ में लाए गए पत्थरों को या अवसादों को क्या करेंगे, डिपॉजिट करना शुरू करेंगे। तो जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वो पहले डिपॉजिट हो जाएंगे, जो उससे छोटे होंगे उससे दूर होंगे, ठीक है। तो ऐसे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो जो भाबर क्षेत्र है आपको ये कहाँ मिलेगा, तो जो शिवालिक हिमालय है उसके गिरिपद में मिलेगा। और यहाँ पे नदियों द्वारा जो लाए गए आपके क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो कंकड़ होते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इस तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो एरिया आपका है, यही एरिया आपका क्या है, यही एरिया है आपका भाबर क्षेत्र, ठीक है। क्या है, यही एरिया क्या है, भाबर क्षेत्र। ये एरिया क्या है, भाबर क्षेत्र। इस एरिया में क्या होगा कि यहाँ पे जो नदियाँ होंगी, जो छोटी छोटी नदियाँ, बड़ी नहीं लेकिन छोटी नदियाँ, तो जो छोटी नदियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, भाबर क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, मतलब दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि क्या होगा कि इन पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इनके नीचे से या इनके बीच से वो नदियाँ क्या करेंगी, प्रवाहित होंगी, तो इसलिए आपको वो दिखेंगी नहीं। जैसे सपोज करो कि हम लोग क्या करें, जैसे मोरंग है, अगर क्या करें उस मोरंग के नीचे अगर पानी को प्रवाहित करें तो पानी हालांकि इस पार से उस पार चला जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं। वैसे कंडीशन घटती है कहाँ पे, भाबर क्षेत्र में। तो जो भाबर क्षेत्र होगा इस क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, ठीक है, विलुप्त हो जाती हैं। और आगे जैसे ही तराई क्षेत्र में पहुँचेंगी वो फिर से दृश्यमान हो जाएंगी, फिर से दिखने लगेंगी, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि भाबर क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ मिलेगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो भाबर क्षेत्र है ये शिवालिक, ये क्या है, शिवालिक हिमालय के गिरिपद में नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के निक्षेपण से बनता है, निक्षेपण से बनता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए भाबर क्षेत्र में जाना कि भाबर क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे नदियाँ क्या हो जाएंगी, अदृश्य हो जाएंगी। और जो भी भाबर क्षेत्र होगा, भाबर क्षेत्र जो भी होगा, इसकी देखा जाए कि जो कह सकते हैं कि जो चौड़ाई है या फिर कह सकते हैं जो चौड़ाई इसकी है वो 8 से 10 किलोमीटर है। कितनी है, जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 8 से 10 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे उधर सिंधु नदी से लेकर और आगे तक देखें कहाँ पे, तो कोसी नदी तक इसका क्या होगा, विस्तार होगा भाबर क्षेत्र में, ठीक है। किस क्षेत्र में होगा, भाबर क्षेत्र में होगा। तो जो भाबर क्षेत्र होगा ये क्षेत्र कृषि के लिए क्या होता है, अनुपयुक्त होता है। ये क्या होगा, तो ये कृषि के लिए क्या होगा, अनुपयुक्त होता है, अनुपयुक्त होता है, यानी कि यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है। तो ये कृषि के लिए कैसा नहीं है, तो ये कृषि योग्य भूमियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। कृषि योग्य भूमियाँ ये नहीं होती हैं। तो ये आपने समझा कि भाबर क्षेत्र क्या है। तो भाबर क्षेत्र जो होगा वो शिवालिक हिमालय के जस्ट पड़ोस वाला जो भाग होगा ना वो भाबर क्षेत्र होगा, ठीक है। क्या भाबर क्षेत्र आपके यूपी में पाया जाएगा, तो कहेंगे हाँ भाबर क्षेत्र यूपी में पाया जाता है। खासकर आप देखेंगे तो सहारनपुर से लेकर और आगे महाराजगंज तक का एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र का क्या होता है, विस्तार होता है, ठीक है। भाबर क्षेत्र का क्या होगा, विस्तार होगा, ठीक है। अब इसी के आगे आप देखेंगे तो इसी के आगे अब क्या होगा कि जो आपकी छोटी जो नदियाँ होंगी ना, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नदियों का क्या होगा, ढाल कम होता जाएगा, ठीक है।
क्या होगा, ढाल कम होता जाएगा। जब ढाल कम होता जाएगा तो अब जो छोटे कंकड़ पत्थर और बजरी के ढेर होंगे, बालू रेत होंगे, वो डिपॉजिट होना क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे। तो वो क्षेत्र जो बनेगा ना आगे, भाबर क्षेत्र के आगे जो क्षेत्र बनता है वो बनता है तराई क्षेत्र। आगे क्या बनेगा, आगे देखेंगे यहाँ पर, तो इस वाले क्षेत्र में जो क्षेत्र बनेगा ये बनेगा आपका कौन सा, तो ये बनेगा तराई क्षेत्र। क्या बनेगा, तराई क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि भाबर क्षेत्र के आगे क्या बनेगा, तराई क्षेत्र, उसके आगे क्या बनेगा, बांगर क्षेत्र, और उसके आगे क्या बनेगा, खादर क्षेत्र, और उसके आगे भी क्या बनेगा, तो डेल्टा क्षेत्र बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डेल्टा क्षेत्र बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि भाबर क्षेत्र कहाँ बनते हैं, तो जो पर्वत के पड़ोस के पास जो एरिया होता है वो भाबर क्षेत्र बनता है, और जो नदियों द्वारा पत्थर कंकड़ बड़े बड़े डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला हमारा होगा कौन सा, तो होगा तराई क्षेत्र। ठीक है, कौन सा होगा, तो तराई क्षेत्र। ठीक है, होगा तराई क्षेत्र। तो यहाँ देखेंगे तराई क्षेत्र का अगर निर्माण की बात करें, कैसे निर्माण होगा, तो निर्माण में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाबर क्षेत्र के आगे कैसे, तो महीन। देखो भाबर क्षेत्र में जो कंकड़ पत्थर थे वो बड़े बड़े थे, लेकिन भाबर क्षेत्र के आगे महीन कह सकते हैं कि जो आपका कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है। ठीक है, इसके अलावा रेत, बालू के निक्षेपण से क्या बनेगा, तो ये बनेगा तराई क्षेत्र। क्या बनेगा, आपका तराई क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जब ये सवाल हो कि क्या आपका जो तराई क्षेत्र है, ये जो आपका तराई क्षेत्र है, इसकी जो कह सकते हैं कि जो चौड़ाई है वो भाबर क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से लेकर क्या है, 20 किलोमीटर तक है। क्या है, 20 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो यानी कि भाबर क्षेत्र से ज़्यादा चौड़ाई है किसकी, तराई क्षेत्र का है। ठीक है, देखो जो तराई क्षेत्र होगा, जो तराई क्षेत्र होगा, यह क्या होगा, नम भूमि होगा। ठीक है, नम भूमि होगा, नम भूमि होता है, और दलदली भी। कैसी, तो दलदली भी। ठीक है, तो दलदली भूमि तराई क्षेत्र में कैसी भूमि पाई जाती है, तो बताएंगे दलदली भूमि पाई जाती है। ठीक है, दलदली भूमि पाई जाती है। उसके अलावा जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, तो यह जो क्षेत्र होगा ना, यह क्षेत्र ये कृषि के लिए उपयुक्त है। क्या है, कृषि के लिए उपयुक्त है। जैसे आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में आप ज़्यादा नहीं तो कह सकते हो कि हाँ गन्ना है, चावल है और गेहूँ है, इन सबको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग उगाया जा सकता है। तो यह क्षेत्र किसके लिए, तो गन्ना, चावल, गेहूँ जैसे फसल क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। उगा सकते हैं। ठीक है, इनके जैसे गेहूँ उगा सकते हैं, आपको ध्यान रखें। अब देखो जो तराई क्षेत्र है, जो तराई क्षेत्र होगा, इसमें जो क्या होता है, ढाल जो होगा ना, ढाल मंद होता है, और यहाँ पे पानी और छिछला होता है। पानी कैसा होगा, छिछला होगा, जो पानी उसमें रुका रहेगा, नमी रहेगी, वो दलदली भूमि बन जाती है। ठीक है, तराई क्षेत्र में देखेंगे कि पूर्व में वर्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पश्चिम में क्या होगा, वर्षा कम हो जाती है। ठीक है, पश्चिम में वर्षा कम हो जाती है। अब देखो तराई क्षेत्र में होता क्या है कि जो नदियाँ भाबर क्षेत्र में क्या हो जाती थी, विलुप्त हो जाती थी। जो नदियाँ
भाबर क्षेत्र में क्या होती थी, विलुप्त हो जाती थी, वही नदियाँ तराई क्षेत्र में क्या हो जाएंगी, दृश्यमान हो जाएंगी, दिखने लगेंगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ तराई क्षेत्र में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, यानी कि फिर से दिखने लगती हैं। ठीक है, क्या आती हैं, फिर से दिखने लगती हैं। तो जो तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र आप देखेंगे तो उत्तर भारत में खासकर भाबर क्षेत्र के बाद में आपको ये संरचना मिलेगी, कौन सी, तराई क्षेत्र वाला संरचना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र के बाद में देखेंगे तो कौन आएगा, बांगर क्षेत्र आएगा। ठीक है ना, इसके बाद में कौन सा आएगा, तो बांगर क्षेत्र। यहाँ पे देखते हैं, बांगर क्षेत्र। तो देखते हैं बांगर क्षेत्र कैसे बनते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कहाँ मिलेंगे, ये आपके खासकर जो भाबर क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, उसके आगे क्या मिलेगा, बांगर क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, बांगर क्षेत्र मिलेगा। बांगर क्षेत्र देखो कैसे बनते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये खासकर कोई ये क्या होगी, आपकी एक नदी होगी। ठीक है, कोई एक नदी है, ये इसका प्रवाह है। तो आपने देखा होगा जब ये नदी कोई नदी है तो हम ये मानते हैं कि ये इसके आसपास का एरिया, जैसे कि ये वाला एरिया यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमने माना कोई क्या है, आपकी नदी है, कोई भी नदी आप मान सकते हैं। ठीक है, ये नदी है। तो देखिए जब नदी का जो क्या होता है, बाढ़ का जो पानी होता है, बाढ़ का जो जल होता है, जब वो क्या होगा कि माना कि हमने कि कभी नदी का जल का जो विस्तार होगा या जो प्रवाह होगा बहुत ज़्यादा होगा, और उस समय जो बाढ़ का पानी है वो कहाँ तक पहुँच रहा होगा, वो यहाँ तक पहुँच रहा होगा, नहीं यहाँ तक पहुँच रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि अब पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता है। ठीक है, अब पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता है, वो केवल आसपास के एरिया में पहुँच पाता है। क्यों पहुँच पाता है, क्योंकि नदी ने क्या किया है, नदी ने जहाँ पे नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ पे उसने गहरा कर दिया स्थान। तो जब गहरा कर दिया, गहराई के साथ बह रही है, तो वो उसका जल का जो पानी होगा वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन पहले क्या था, पहले ये दूर तक जाते था। ठीक है, तो जो आपका क्या होगा कि जो ये एरिया होगा ना, जो ये एरिया होगा, जिसे कह सकते हैं कि मैदानी भागों का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का, ठीक है, जहाँ नदियों का जल नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वह ऊंचे स्थान है। क्योंकि वह कैसे स्थान है, तो ऊंचे स्थान है। ठीक है, ऊंचे स्थान है। ठीक है, ऊंचे स्थान है। तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, जो वह ऊंचे स्थान है जिसे बांगर क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसे बांगर क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, बांगर क्षेत्र कहेंगे। तो एक चीज़ देखिएगा, इसमें आपसे मैंने क्या बताया है कि मैदानी भागों में वो एरिया जो ऊंचे स्थान है, जहाँ पे नदियों का पानी
नहीं पहुंच पाता है। पहले कभी पहुंचता था लेकिन वर्तमान में नहीं जा रहा है। तो वो स्थान कैसे होंगे? वो होंगे कौन से? वो होते हैं बांगर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बांगर क्षेत्र होते हैं। और ध्यान रखें, जो बांगर क्षेत्र होते हैं इन्हें हम लोग क्या, ये जलोढ़ मृदा से निर्मित होते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है ना, वो क्या होंगे? तो जो आपके बांगर क्षेत्र होते हैं ये पुरानी ये क्या होंगे? पुरानी जलोढ़ मृदा से क्या होते हैं? निर्मित हैं। क्या है? तो ये जलोढ़ मृदा से निर्मित है। देखिए, अगर सवाल आ जाए कि पुरानी जलोढ़ मृदा को और क्या कहते हैं, तो कहेंगे बांगर कहते हैं। क्या बोलेंगे? बांगर कहते हैं। ये पुरानी मिट्टी होती है। पुरानी मिट्टी का मतलब हो गया कि अब नई परत यहाँ पे नहीं जमेगी। ठीक है, जो ये एरिया होगा आपका, यहाँ पे नई परत अब नहीं जमेगी। तो ये जो ऊंचा स्थान है मैदानी भागों में, जो ऊंचा स्थान है ये वाला, ठीक है, ये जो आपका ऊंचा स्थान है, ऊंचा स्थान, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? बांगर क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे नदियों का पानी नहीं पहुँच पाएगा। और जिस एरिया में हर साल नदियों का पानी बार बार पहुँच जाए और नई एक मृदा की परत चढ़ जाए, तो वो एरिया कैसा होगा? वो खादर होता है, वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है। वो कैसा होगा? वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, तो ये ऊंचा स्थान होगा, वो आपका कैसा होगा? वो होगा बांगर क्षेत्र। और जो निम्न स्थान होगा नदियों के पास में, वो कैसा होगा? वो खादर हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखिएगा, कभी कभी सवाल आपसे ये पूछता है कि बांगर क्षेत्र में ही आपके रेह और कल्लर भूमियाँ पाई जाती हैं, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। और दूसरा एक होता है भूड़ होता है। ठीक है, भूड़ होता है। तो ज़रा देखिएगा कि बांगर क्षेत्र में आपकी किस मृदा को या उसकी क्या विशेषता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भूड़ कहते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, यहीं पर अगर ये लिखा जाए कि जो आपका बांगर क्षेत्र है ना, बांगर क्षेत्र, तो बांगर क्षेत्र में दो प्रकार की भूमियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक आपका हो जाएगा, इस सब लोग कहेंगे रेह कहेंगे, या फिर इसे हम लोग कल्लर भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कल्लर कहेंगे, रेह या कल्लर कहेंगे। तो रेह या कल्लर क्या है? रेह या कल्लर क्या है? देखिएगा, बांगर क्षेत्र में, ठीक है, बांगर क्षेत्र में वो एरिया जो थोड़ा शुष्क हो। कैसा एरिया हो? शुष्क हो, और वहाँ की मिट्टी में थोड़ी लवणता और क्षारीयता हो। तो ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेह या कल्लर कहते हैं। ठीक है ना, तो रेह या कल्लर किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे कि बांगर का वह भाग जो शुष्क क्षेत्र वह मृदा में लवणता व क्षारीयता हो। ठीक है, तो ऐसे भूमियों को क्या कहेंगे हम लोग? रेह या कल्लर कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेह या कल्लर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, दूसरी जो भूमि होगी आपकी, इसमें आप कह सकते हैं कि भूड़ किसे कहेंगे। ठीक है, ये एरिया क्या होगा आपका? भूड़ का। ठीक है, तो भूड़ किसे कहते हैं? देखिए, बांगर क्षेत्र का वो हिस्सा जहाँ पर जो मुलायम मिट्टी होती है, वो मृदा अपरदन के कारण जो मुलायम मिट्टी है वो कटकर अपर्दित हो गई हो। क्या हो? वो कटकर अपर्दित हो गई हो। तो जो बांगर क्षेत्र में कंकड़ीली जो हिस्सा बचता है, जो भूमि बचती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग भूड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग भूड़ कहते हैं। उसे क्या करेंगे? भूड़ कहेंगे। देखिएगा, भूड़ आप किसे कहेंगे? कहेंगे कि बांगर का
वह भाग जो मुलायम मिट्टी से बना था, लेकिन मृदा अपरदन से शेष कंकड़ीली भाग बचा है। ठीक है, यानी कि बांगर क्षेत्र में वो क्षेत्र, ठीक है, बांगर क्षेत्र में वो वाला हिस्सा जो क्या हो कि मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई हो, मतलब बांगर क्षेत्र में जो मुलायम मिट्टी है वो नष्ट हो गई हो, और जो कंकड़ीली भाग बचा हो और वो ऊंचा स्थान हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भूण कहते हैं। ठीक है, तो बांगर का वह भाग जो मुलायम मिट्टी से बना था, लेकिन मृदा अपरदन से शेष कंकड़ीली भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कहते हैं भूण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग भूण कहते हैं। अब देखिए कि बांगर क्षेत्र जो है वो आपके लिए, कृषि के लिए क्या उपयुक्त है, ये कृषि के लिए क्या होगा, उपयुक्त होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे खेती की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे खेती की जा सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर सवाल ये हो ना, अब देखो यहाँ पे बांगर क्षेत्र किसे कहेंगे, तो मैदानी भागों को वह भाग जो क्या हो, ऊंचे स्थान पे हो। कैसे स्थान पे हो, थोड़ा ऊंचा हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी खेती की जा सकती है। ठीक है, तो बांगर क्षेत्र को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बांगर क्षेत्र। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। वो आपका होगा, जिसे बोलेंगे खादर क्षेत्र। ठीक है, कौन सा होगा, खादर क्षेत्र। क्या आपका खादर क्षेत्र, क्या होगा आपका खादर क्षेत्र होगा। देखिए खादर क्षेत्र की जब बात करते हैं तो यह नदियों द्वारा लाई गई नई मृदा के परत के जमाव से बनी है। ठीक है, जमाव से बनी है। ठीक, यानी कि नदी का वह भाग, नदी के आसपास का वह भाग जो कह सकते हो कि जहाँ पे हर साल नई मृदा की परत चढ़ जाए। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा क्षेत्र बनेगा, तो खादर क्षेत्र बनेगा। तो ये लिखा ना कि यह नदियों द्वारा लाई गई नई मृदा की परत के जमाव से बनी है। ठीक है, और जो खादर जो क्षेत्र है, ध्यान ना कि ये जो नई जलोढ़ मृदा होती है उससे निर्मित होती है। ठीक है ना, ये बताएंगे कि नई जलोढ़ मृदा से ये क्या होगा, एरिया निर्मित होता है, निर्मित है। तो यानी कि बाढ़ का पानी जहाँ बार बार पहुँचे और उस पानी या उस नदी द्वारा लाई गई नई मृदा की परत से जो एरिया बनता है उसे कहेंगे क्या, खादर क्षेत्र कहेंगे। और ये नई यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा होता है। जो बांगर था वह वो क्षेत्र वो है जहाँ पे नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, पहले कभी जाता था लेकिन अब नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो जो खादर क्षेत्र है, जो खादर क्षेत्र है इसका भी ध्यान रखना कि इसमें चीका, ठीक है, इसमें क्या है, चीका की अधिकता के कारण नमी धारण करने की
क्षमता होती है, नमी धारण करने की क्षमता होती है। तो अगर कभी भी सवाल आ जाए कि जो चीका मिट्टी है, ठीक है, चीका क्या एक मिट्टी है, मतलब मुलायम चिकनी मिट्टी है, ठीक है, मुलायम और चिकनी मिट्टी है। तो ये जो मिट्टी है ये अब पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र में पाई जाएगी, तो वो पाई जाएगी कहाँ पे, खादर क्षेत्र में। या ये कहा जाए कि खादर जो क्षेत्र है उसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होती है, वो काली मिट्टी में होती है। तो अगर आ जाए कि खादर मृदा में जो खादर क्षेत्र है उसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसका क्या रीज़न है, तो उसको रीज़न देंगे कि उसमें चीका मिट्टी की अधिकता का होना। चीका मिट्टी क्या है, तो एक मुलायम मिट्टी है, ठीक है, चीका मिट्टी क्या है, एक मुलायम मिट्टी है, ठीक है। उसका देखिएगा जो खादर क्षेत्र है, जो खादर क्षेत्र होता है यह भूमि का वह भाग है जो सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ है। सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ। सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ है। क्योंकि आप देखेंगे सर्वाधिक उपजाऊ क्यों है, क्योंकि हर साल एक नई मृदा की परत चढ़ती है, ठीक है, नदियों के पड़ोस में हर साल एक नई मृदा की परत चढ़ती है, इसलिए क्या होगा, वो कैसा एरिया बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाएगा कृषि के लिए। क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि यह सपोज करते हैं कि ये क्या है, आपकी गंगा नदी है, ठीक है, ये मानते हैं क्या है, ये गंगा नदी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, गंगा नदी है। तो जो गंगा नदी है, अब गंगा नदी हमें पता है कि ये 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से बहती है, तो ये 5 स्टेट यानी 5 राज्यों से क्या है, इसका प्रवाह है। तो 5 राज्यों से इसका प्रवाह है। तो अब इस गंगा नदी द्वारा कभी भी क्या होगा, जब पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि इसके आसपास के एरिया में, यानी इसके आसपास के एरिया में ये जल जाएगा, यानी बाढ़ वाला जो जल होगा, अधिक वाला जल होगा, यहाँ जाएगा। जब जल यहाँ पे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो मान लो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। तो अगर मान लो कि अगर यूपी में गंगा नदी में बाढ़ आ गया तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड से जो मिट्टी ये अपने साथ में बहा कर लाई होगी वो यूपी के एरिया में क्या करेगी, निक्षेपित कर देगी। अगर जो वो बिहार में बाढ़ लाती है गंगा नदी, तो फिर उत्तराखंड और यूपी से जो मिट्टी अपने साथ में लाई होगी उसको निक्षेपित कर देगी। तो यानी कि हर साल एक नई मृदा की क्या हो रहा है, परत चढ़ रहा है। तो जब नई मृदा का परत चढ़ रहा है तो हो सकता है कि उत्तराखंड में हो सकता है कि वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस या फिर कह सकते हैं वहाँ पर पोटेशियम या फिर अन्य प्रकार की सूक्ष्म तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो जो कृषि के लिए उपयोगी हो सकती है। तो इसलिए देखेंगे कि गंगा नदी के आसपास के एरिया या फिर अन्य किसी नदियों के आसपास का एरिया जो होता है वो कैसा एरिया होता है, तो वो मिट्टी कैसी होती है, तो मिट्टी जो होती है वो खादर होती है। क्या होती है, खादर होती है। और ये क्योंकि हर साल नई मृदा की परत चढ़ रही है इसलिए से हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए कहेंगे इसे हम लोग नवीन यानी कि नई, ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है, नई जलोढ़ मृदा। तो देखो इस जलोढ़ का मतलब होता है ना, जो आपका जलोढ़ का मतलब होता है ज का मतलब हो गया जल, और ये क्या है, लोढ़ का मतलब हो गया कि ये अपने साथ में लेकर आती है, नदी अपने साथ में अवसाद लेकर आती है, ठीक है। तो ये अवसाद को ढोती है इसलिए ये मृदा बन जाती है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो भाग है ना वो इसके कह सकते हैं वो आपके दोमट मृदा के भाग हैं, ठीक है। जो आपके ये दोमट मृदा सुना होगा, दोमट, तो हमने सुना है कि दोमट जो मृदा है ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, ये कहते सबसे उपजाऊ होती है। लेकिन इस दोमट में भी इसके 2 भाग हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना दो का मतलब हो गया दो, मट मतलब हो गया मिट्टी, तो इसके भी 2 भाग हैं, ठीक है, इसके भी 2 भाग हैं जिससे हम लोग कहते हैं क्या, बांगर कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो यानी कि सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन होती है, दोमट होती है। लेकिन दोमट में भी सबसे अधिक कौन होती है, तो वो होती है खादर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नई मृदा हर साल क्या होती है, बन जाती है, ठीक है। तो बांगर उतना उपजाऊ नहीं होगी जितनी खादर होगी, ठीक है। उसके बाद देखो जो खादर जो क्षेत्र है इसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि के लिए कहते हैं कि कृषि के लिए ये क्या है, सर्वाधिक, कृषि के लिए ये क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है, उपयुक्त मृदा है, ठीक है। तो अगर आ जाए कि सबसे अधिक कौन सा मृदा क्या होता है कृषि के लिए उपयुक्त है, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा खादर क्षेत्र होता है, ठीक है।
जो खादर क्षेत्र है इसका जो निर्माण होगा, निर्माण वो निम्न भागों में, ठीक है। ये नदियों के जो नीचे वाला भाग है, निम्न भाग है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इसका क्या होगा, विस्तार होता है, ठीक है। तो हमने देखो खादर मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया। तो खादर मृदा में ये कब से तक कृषि के लिए उपयुक्त है, ठीक है। चाहे तिलहन हो, दलहन हो, गेहूँ हो, चावल हो, इन सब की खेती की जा सकती है खादर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, खादर क्षेत्र हो गया, जो चौथा वाला भाग था। अब आते हैं डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। कौन हो गया आपका, वो हो गया कौन सा, डेल्टा क्षेत्र। कौन सा हो गया ये, डेल्टा क्षेत्र हो गया, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र हो गया। देखो डेल्टा के बारे में आप ये बता सकते हैं कि जो डेल्टा का जो निर्माण होता है वो खासकर जो गंगा मैदान का जो सबसे निम्न वाला भाग है, ठीक है ना, कौन सा है, निम्न भाग है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो खादर क्षेत्र है, तो खादर क्षेत्र का ही क्या है, ये विस्तार है या एक्सटेंशन है, ठीक है, इस विस्तार है। तो जो डेल्टा क्षेत्र है बताएंगे कि ये खादर क्षेत्र का ही क्या है, बढ़ा रूप है, बढ़ा रूप है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं विस्तार है, ठीक है, विस्तार है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं जो डेल्टा है ये कहाँ बनेगा, तो नदियाँ जहाँ अपना मुहाना बनाती हैं, नदियाँ जहाँ अपना मुहाना बनाती हैं, वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, वहाँ डेल्टा का क्या होगा, निर्माण होगा, निर्माण होता है, वहाँ डेल्टा का क्या होगा, निर्माण होगा। अब देखो जो डेल्टा होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये डेल्टा होंगे कई प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं कि ये पंजाकार डेल्टा हो, है नहीं, हो सकता है कि ये त्रिभुजाकार डेल्टा हो, ठीक है। तो आपने मैथ में एक डेल्टा, मैथ या फिर साइंस में आपने एक चिन्ह देखा होगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा का चिन्ह देखा होगा, ठीक है। तो डेल्टा का जो चिन्ह है तो इसकी आकृति कुछ ऐसे ही बन जाती है, ठीक है, इसलिए इसको हमने डेल्टा नाम दिया। तो ऐसे कुछ एक चिन्ह होता है, ठीक है, इसकी क्या आपका चिन्ह है। तो जब नदियाँ अपने मुहाना पे पहुँचती हैं, नदियाँ जब अपने मुहाने पहुँचती हैं तो अपने अवसादों को क्या करेंगी, डिपॉजिट करेंगी, तो वो कुछ डेल्टा आकृति जैसा बन जाता है, इसलिए हम उसे नाम दिया क्या, डेल्टा नाम दिया, ठीक है, डेल्टा नाम दिया है, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र में कह सकते हैं कि उच्च जो भूमि है, उच्च भूमि यानी कि डेल्टाई क्षेत्र में जो ऊंची भूमियां हैं, जो क्या है ऊंची भूमियां हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चार कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, चार कहेंगे, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो ऊंची भूमियां उसे क्या कहेंगे, चार कहेंगे, चार, ठीक है, ये कहते हैं। तो ये अच्छा सवाल बनेगा कि डेल्टाई क्षेत्रों में जो ऊंचे स्थान होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो चार कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अगर ये कहा जाए कि जैसे कुछ डेल्टा क्षेत्रों का नाम अगर कहा जाए तो ये आप देखेंगे कि भारत में और जो बांग्लादेश है उसके बीच में देखा जाए तो भारत में जो कह सकते हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। कैसा, सबसे बड़ा डेल्टा है, जो लगभग देखेंगे तो पंजाकार होगा, ठीक है, कैसा होगा, पंजाकार होगा। तो आप देखेंगे इस जो खासकर ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये दुनिया का क्या सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में हमने ये देखा है कि यहाँ पर आपके कुछ एक जैसे आपने देखा खासकर सुंदरी, ठीक है, सुंदरी
नामक क्या पाया जाता है, वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसका नाम, यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा कर दिया गया है, ये रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, तो सुंदर वन का डेल्टा। ठीक है, तो सुंदरवन का जो डेल्टा है ये भारत में कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। वैसे देखा जाएगा सुंदरवन का डेल्टा ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, लेकिन अगर भारत में पूछेगा कि भारत में कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन के डेल्टा में ही देखेंगे आपको, तो रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रॉयल्स बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और यही हमारा क्या है, यही हमारा आप देखेंगे तो क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो सुंदरवन की डेल्टा में अगर कहा जाए, सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जो क्या है, राष्ट्रीय पशु है, जो क्या आपका राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है 1973 के बाद। तो यानी 1973 के बाद हमने अपना राष्ट्रीय पशु क्या बनाया, तो बनाया टाइगर को। उससे पहले क्या था, तो बाघ शेर था। ठीक है, लायन था। क्या था, तो लायन था। तो ये हमने क्या पढ़े हैं कि यानी कि जो उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें हमने 5 भागों में बांटा था, उच्चावच या भौतिक लक्षण के आधार पर। तो उसको हमने यहाँ पे देखा है। एक बार थोड़ा सा अगर ये देखा जाए यहाँ पर कि डायग्राम पर इनको अगर देखते हैं तो आपको एक समझ में आएगा कि हाँ कि इनका विस्तार कहाँ पर कैसे है। तो यहाँ पे इनके अगर विस्तार हम देखें तो कहाँ पे आपने देखा कि ये इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो देखो हमने यहाँ पे देखा इस वाले क्षेत्र में कि यहाँ पर ये जो एरिया होगा यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर जो विस्तार होगा इसके रूप में, श्रृंखला के रूप में, तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा। पहले क्या मिलेगा, पहले तो मिलेगा आपको भाबर क्षेत्र। क्या मिलेगा, भाबर क्षेत्र मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसके आप नीचे आएंगे, नीचे वाले एरिया में जब आएंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको बांगर क्षेत्र। क्या मिलेगा, बांगर क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे अगर आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इस क्षेत्र में खादर क्षेत्र मिलेगा, खादर क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, वैसे इसी के ऊपर देखेंगे इस वाले हिस्से में, और खासकर यहाँ पर ये इस तरीके से देखेंगे तो इसके बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्षेत्र मिलेगा, इसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, और इसके इस वाले एरिया में यहाँ पर यानी कि पश्चिम बंगाल के एरिया वाले हिस्से में यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, क्या मिलेगा, डेल्टा
क्षेत्र मिलेगा। तो इनका अगर क्रम लगाने के लिए आपको पूछा जाए, ठीक है, इनका क्रम लगाने के लिए पूछा जाए कि उत्तर के विशाल मैदान को अगर भौतिक लक्षणों के आधार पर क्रम लगाना हो, कैसे, भौतिक लक्षणों के आधार पर या उच्चावच के स्थान पर उत्तर से दक्षिण की ओर, कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हम लोग कैसे क्रम लगाएंगे, पहले भाबर क्षेत्र होगा, फिर तराई क्षेत्र होगा, ठीक है, फिर आपका बांगर क्षेत्र होगा, फिर खादर क्षेत्र होगा और फिर आपका डेल्टाई क्षेत्र होगा, फिर क्या होगा आपका डेल्टाई क्षेत्र होगा। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से क्रम लगा लेना है, ठीक है। अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो प्रादेशिक विभाजन, किसके, तो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे मैदानी भाग। क्या पढ़ेंगे, मैदानी भाग पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, ठीक है। जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, जिसमें आप पंजाब का मैदान पढ़ेंगे, जिसमें आप राजस्थान का मैदान पढ़ेंगे, उसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा आप एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने क्या क्या इसको पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमने यहाँ पढ़ा कि उत्तर भारत में विशाल मैदान, ठीक है, निर्माण कैसा होगा, तो उत्तर भारत में जो सिंधु नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा या इनके सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। लंबाई कितनी, देखो 3200 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 150 से 300 किलोमीटर, ऊंचाई कितनी है तो 50 से 150 मीटर, ठीक है। तो आप देखो जितने ही क्या करेंगे, जितने आप बंगाल की खाड़ी की तरफ या समुद्र की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो औसत ऊंचाई होगी उतना ही वो कम होती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप बंगाल की खाड़ी से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो औसत ऊंचाई होगी वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना क्या परसेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि मैदानी भाग 43% भाग पे है, पर्वतीय भाग 30% भाग पे है और पठारी भाग 27% भाग पे है। फिर आपने देखा कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको हमने 2 भागों में बांटा है, उच्चावच और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर बांटा है। तो इसमें 4 भाग हमने बांटे हैं, इस वाले हमने 5 भाग बांटे हैं, ठीक है, 5 भाग बांटे हैं, ठीक है। तो ये मान लो सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन नहीं है, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन नहीं है। ऑप्शन दे दिया जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, फिर उसमें दे दिया जाएगा आपसे पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, या फिर दे दिया गया तराई क्षेत्र। तो कौन सा नहीं होगा, तराई क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि वो किस में है, भौतिक लक्षणों के आधार पर है। फिर हमने पढ़ा आपके यहाँ पे कि भाबर क्षेत्र क्या होते हैं। तो भाबर क्षेत्र हमने पढ़ा कि जो शिवालिक हिमालय है उसके गिरिपद वाले क्षेत्र में, या फिर कोई भी हिमालय हो सकता है, कोई भी पर्वत हो सकता है, तो उसके गिरिपद वाले एरिया में, यानी कि उसके चरण यानी पैर वाले एरिया में जो बड़े बड़े कंकर पत्थर डिपॉजिट हो जाते हैं वह भाबर क्षेत्र होते हैं, जो कृषि योग्य नहीं होते, ठीक है। क्या होंगे, कृषि योग्य ये नहीं होते हैं। आगे देखा कि भाबर क्षेत्र के बाद में क्या पड़ेगा, तराई क्षेत्र, जो कि कह सकते दलदली भूमि होता है और यहाँ पे नदियाँ फिर से क्या होती हैं, दिखने लगती हैं। तो ये महीन कंकड़ पत्थर बजरी रेत बालू के निक्षेपण से ये बनता है और चौड़ाई कितना होगा, 10 से 20 किलोमीटर होगा, यानी कि भाबर क्षेत्र से ज़्यादा चौड़ाई इसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गन्ना आप देखेंगे, चावल गेहूँ ये उपयुक्त हो जाता है, ठीक है, कृषि के लिए। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र जो होगी वो कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट जानना कि इसे पुरानी क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि इसी से क्या होगा, ये निर्मित होगा, ठीक है। तो जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, जो ऊंचा स्थान होता है उसे कहते हैं बांगर क्षेत्र, जो कि कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। कुछ विशेष पद्धतियों के माध्यम से ही बांगर क्षेत्र उपजाऊ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखा कि जो बांगर क्षेत्र है इसमें 2 प्रकार की भूमि पाई जाती है, एक रेह या कल्लर। तो बांगर क्षेत्र का वह स्थान जो क्या हो, शुष्क हो यानी कि ड्राई एरिया हो और मृदा में लवणता और क्षारीयता हो, वो रेह या कल्लर कहलाता है। भूण किसे कहेंगे, तो बांगर का वह भाग जो मुलायम मिट्टी से बना हो, लेकिन क्या हो कि मृदा अपरदन से क्या हुआ गया, वो मिट्टी मुलायम मिट्टी कट गई हो और मुलायम मिट्टी कटने के बाद में जो शेष कंकड़ीली वाला भाग बचा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भूण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो भूण। तो ये ध्यान रखेंगे कि भूण और रेह जैसी जो मृदा है ये किस क्षेत्र का विशेषता है, किस क्षेत्र की विशेषता है, तो बांगर क्षेत्र की क्या है, ये विशेषता है, ठीक है, बांगर क्षेत्र की विशेषता है। खादर के बारे में देखा कि खादर मिट्टी में क्या पाई जाएगी, चीका मिट्टी पाई जाएगी, जो कि नमी धारण करने की क्षमता क्या करेगी, बढ़ा देगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि कौन सी होती है, तो खादर ही होता है, खादर ही होता है। तो इसका निर्माण कैसे होगा, तो महीन, खासकर देखिए महीन कंकड़ पत्थर बालू किससे इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आपने बड़ा दोमट मिट्टी जो है वो 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर, जो हमने इसका 2 भाग 2 रूप देख लिया। डेल्टाई क्षेत्र हमने कहा कि डेल्टा क्षेत्र जहाँ नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं वहाँ पे ढाल क्या हो जाएगा, ढाल कैसा होगा, ढाल मंद हो जाएगा, और जब ढाल मंद होगा
तो अब नदियाँ अपने साथ में लाए गए अवसादों को आगे नहीं ले जा सकती हैं, तो वो डिपॉजिट करना शुरू कर देंगी और वो डेल्टा का निर्माण करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये खादर का ही क्या होता है, अगला विस्तार होता है। तो डेल्टाई क्षेत्रों में जो उच्च भूमियाँ होती हैं, उसको क्या नाम देते हैं, उसको कहते हैं चौर कहते हैं। क्या बोलते हैं, चार कहते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, जिसका नाम क्या रखा गया है, सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है। और इस सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम कुछ ये रखा गया है। और इसमें आप देखेंगे तो रॉयल बंगाल टाइगर्स पाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय पशु है। 1973 के बाद में इसे बनाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्या रहेगा, टॉपिक इतना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।